हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के लिए सिलेबस देखते हैं। ओके, चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि अपना सिलेबस कैसे देखें, तो आज हम पर्टिकुलर आपका सिलेबस ही आज समझाते हैं और बहुत कम टाइम में कोशिश करते हैं कि पूरा सिलेबस हम समझ पाएं। ओके, तो अध्यादेश क्रमांक 14(1) के अंतर्गत जो सिलेबस है आपका, उसमें यस साइंस फैकल्टी में ये 31 नंबर पे आपका जूलॉजी का सिलेबस है। इसके बाद ये आता है आपका सिलेबस। तो यहाँ पर एक बात आपको बताना ज़्यादा जरूरी है कि बीएससी में जूलॉजी का जो सिलेबस है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। किसी किसी कॉलेज में ग्रुप ए चल रहा है और किसी किसी कॉलेज में ग्रुप बी को चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों ही ग्रुप को देख लेते हैं। अभी हम ग्रुप ए को स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म करने के बाद ग्रुप बी का सिलेबस देखेंगे। ओके, तो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट में पहले पेपर का नाम है एक्वाकल्चर। ठीक है, टोटल 5 यूनिट है, जिसमें यूनिट फर्स्ट है एक्वाकल्चर, जिसमें आपको एक्वाकल्चर की डेफिनेशन, हिस्ट्री और इसके ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में पढ़ना है। दूसरा, हमें इसमें एक्वाकल्चर के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं और आगे इन फ्यूचर में हमें इस एक्वाकल्चर को बढ़ाना है तो इसके लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं वो देखेंगे। इसके बाद एक्वाकल्चर के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या फायदे होते हैं, है ना। एक्वाकल्चर मींस होता है जो पानी के अंदर जो हम कल्चर करते हैं, जिसमें स्पेशली फिशेज आती हैं, फिश है, प्रॉन है, डक है ना। तो पानी के अंदर की जो खेती है वो एक्वाकल्चर कहलाती है। तो कल्चर तो हम खाने के लिए ही करते हैं मैक्सिमम, और बचे हुए प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी एक्वाकल्चर आप एज ए फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट के रूप में कैसे यूज करेंगे ये है। इसके बाद में इंडिया में एक्वाकल्चर के क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ समझाने वाली बात ये है कि इंडिया में एक्वाकल्चर के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे इंडिया का मैप, अगर आप देखें, अगर ये गुजरात वाला हिस्सा देखें और नीचे साउथ का ये इस तरह का एरिया देखें, तो अगर हम करें तो यहाँ वेस्ट में गुजरात से लेकर के नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल, यानी कि हमारे देश का लगभग आधा हिस्सा, लगभग 50% पार्ट जो है नीचे का, ये पूरा समुद्र से लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर पूरा एक्वाकल्चर ही होता है। तो इंडिया में एक्वाकल्चर का बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, तो इसके बाद में कल्चर रिसोर्सेज के बाद में है कॉमन एक्वाटिक वीड्स एंड कंट्रोल। तो कॉमन एक्वाटिक वीड्स एक्चुअली पानी में रहने वाली खरपतवार, अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो खरपतवारों में या वीड्स में कॉमन आता है हमारे यहाँ जलकुंभी है ना। ये बीट्स इसलिए कहलाते हैं या खरपतवार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये पानी के ऊपर बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, और पानी के जो सोर्सेज हैं, तालाब है या झील है या नदी है, तो ये क्या करते हैं, पानी की ऊपरी सरफेस पर तेजी से ग्रो करके पूरे वाटर को कवर कर लेते हैं, जिससे सूर्य से आने वाली जो लाइट होती है, सनलाइट, वो पानी के अंदर नहीं जा पाती, और जिससे पानी के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं और जो जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनको धूप नहीं मिलने से कई बार जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उन्हें भी सनलाइट नहीं मिलने से वो भी ग्रो नहीं कर पाते, और पानी के अंदर जो मछलियों के लिए और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए जो फूड मटेरियल है वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता, इसलिए इनको बीट्स कहा जाता है। तो नुकसान भी करती हैं, है ना। तो इसे बीट्स नाम दिया गया है। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाए ये इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी सेकंड यूनिट आती है प्रॉन कल्चर। ठीक है, प्रॉन आप समझते ही हैं,
एक्वाकल्चर में हम फिश कल्चर भी करते हैं, साथ में प्रॉन कल्चर भी करते हैं। प्रॉन मीन्स झींगे, झींगे का उत्पादन, प्रॉन कल्चर। तो इसकी हिस्ट्री देखेंगे। इसके बाद में एक्चुअली सभी तरह के प्रॉन हम कल्चर नहीं करते हैं। प्रॉन की कुछ एक स्पीसीज हैं, लगभग 17 स्पीसीज हैं, जिनमें से कुछ एक 17 स्पीसीज जो हैं वो ग्रो करी जाती हैं। उनमें से भी कुछ एक स्पीसीज हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। तो उनकी कुछ एक आपको फ्रेश वाटर, क्योंकि हम हमारे जो लैंड वाला एरिया है, जमीन वाला एरिया है, यहाँ पर हमें कल्चर अगर करना है तो हम फ्रेश वाटर में ही कल्चर करेंगे। तो कुछ एक फ्रेश वाटर की कौन कौन सी स्पीसीज हैं वो देखेंगे। और इसको कल्चर करने से पहले इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से लार्वा होते हैं और उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कितने स्टेजेस में पूरी होती है। जब हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं तो इसका कल्चर करना आसान हो जाता है। ओके, फिर कल्चर टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सी टेक्निक के माध्यम से इनका कल्चर किया जाता है। जापानी टेक्निक है या चाइनीज टेक्निक है ना। तो इस तरह से ये पढ़ेंगे। और फिर कल्चर करने के बाद हमने बड़े बड़े तालाबों में इनका कल्चर तो कर लिया, लेकिन इनको पकड़ना कैसे, पकड़ने को बोलते हैं हम फिशिंग। ओके, तो कई सारी टेक्निक होती है इन्हें पकड़ने की। एक सिंपल टेक्निक, फंदा डाल जाल फैला करके, है ना। दूसरा है बोट के थ्रू, लकड़े वाली मैनुअल बोट उसके थ्रू, या फिर बड़ी बड़ी बोट उनके थ्रू, है ना। इसमें कई सारे बोट और गियर्स का यूज किया जाता है। तो ये आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद प्रॉन की एक विशेषता कहें या बुराई कहें कि प्रॉन को जब हम फिश का तालाब से पानी से बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये तेजी से सड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी इसका जो फ्लैश है मांस है वो जल्दी खराब होने वाला होता है। इसलिए इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉन को पानी से निकालने के बाद तुरंत इनको प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस में क्या होता है, इनका जो स्केल वाला एरिया है, बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं, इनका हेड वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, उनको कट करके अलग करना पड़ता है ना। तो ये पूरी प्रोसेसिंग होती है और इसके बाद में प्रिजर्व करके इनको रखना पड़ता है, इन्हें दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनके कई सारे पैरासाइट भी होते हैं जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं। कई सारी फंगस है, कई बैक्टीरिया है, कई वायरस भी हैं जो इन प्रॉन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनको प्रिजर्व करना और इसको प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में पैरासाइट्स वगैरह आप देख लेंगे। इसके बाद में आते हैं कुछ एक्वाटिक इंसेक्ट। देखिए, इंसेक्ट की बात आ रही है तो इंसेक्ट हम किनको बोलते हैं, जिनमें ऐसे इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स जिनमें थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो, है ना, उनमें 3 पेयर्स अपेंडेज हो और प्लस उड़ने के लिए उनमें फिन भी हो, है ना। तो ये इंसेक्ट होते हैं। तो कई सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जिनका जन्म पानी में होता है ना, पानी में अपनी लाइफ साइकिल आदि पूरी करते हैं। इसके बाद वो मॉल्टिंग करके अपने बॉडी में चेंजेस करके पानी के बाहर आते हैं और इंसेक्ट जीवन अपना व्यतीत करते हैं। ओके, तो अब आप इसमें एक्वाटिक इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रीडेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद आती है यूनिट थर्ड। ठीक, यूनिट थर्ड, इसमें आपको ऑयस्टर्स पढ़ने हैं। ऑयस्टर्स क्या होते हैं, फाइलम मोलस्का आप पढ़ करके आए हैं। फाइलम मोलस्का जिसमें सीपी और शंख वाले एनिमल होते हैं, उन्हीं में कुछ खाने योग्य सीपियां होती हैं। सीपी के अंदर जो मोलस्कन्स होते हैं वो खाए जाते हैं। जापान है, कोरिया है, चाइना है, यहाँ पर इन ऑयस्टर्स को एज ए फूड यूज किया जाता है ना। तो कौन कौन से ऑयस्टर्स हैं, मोलस्कन्स हैं जिनको खाया जाता है, तो उनकी कुछ एक स्पीसीज के बारे में देखना है इसमें, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कि पूरे वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ किन किन देशों में कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं। ओके, इसके बाद में इनकी बायोलॉजी समझेंगे, इनके कल्चर की टेक्निक समझेंगे आप। इसके बाद हार्वेस्टिंग टेक्निक, है ना, आपने कल्चर तो कर लिया, उनको फिर पानी से बाहर कैसे निकालना है ना, उनकी हार्वेस्टिंग टेक्निक। और फिर वही इनको प्रिजर्व करके रखना, क्योंकि आपने हार्वेस्ट करने के बाद इसको कुछ दिनों तक अपने पास रखना है या इनको सेल करना है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शहर से दूसरे स्थान इनको भेजना है, तो इसके लिए इन्हें प्रिजर्व करके रखना जरूरी होता है। तो कौन कौन सी टेक्निक है जिनके द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, ये आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका ऑयस्टर्स एंड इट्स सेल्स यूजेस। इन ऑयस्टर्स के क्या क्या यूज है, और प्लस इनकी जो शेल कवच होता है, जैसे शंख का ऊपर का कवच यानी स्नेल है, स्नेल का कवर,
ऐसे ही सीपियां जो होती हैं, सीपी के अंदर मोलस्कन एनिमल है, इसके बाद उस एनिमल के बाहर जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच है, उनके क्या क्या यूजेस हैं, है ना, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आता है सेकेंड क्वेश्चन, ये ऑयस्टर का ही दूसरा रूप जिसे कहें पर्ल कल्चर। पर्ल आप सबको पता है ना, पर्ल मीन्स मोती। तो मोती का कल्चर कैसे करते हैं, जिसमें से कई सारे स्टूडेंट्स को तो पता है कि मोतियों का जो प्रोडक्शन होता है वो सीपियों के अंदर होता है। सीपिया मीन्स एक मोलस्कन एनिमल, ऑयस्टर, जो बाइवाल्विया होता है ना, इस तरह का उसके अंदर एनिमल रहता है, और उस एनिमल की बॉडी के अंदर किन्हीं कारणों से अगर कोई सैंड पार्टिकल्स अगर इन एनिमल्स के बॉडी में चला जाता है, तो एनिमल उस सैंड पार्टिकल को अपने बॉडी में कोई दुश्मन या फॉरेन पार्टिकल मान लेता है, और उस फॉरेन पार्टिकल से बचने के लिए उसके ऊपर कुछ लेयर बनाना चालू करता है, कुछ मटेरियल की लेयर बनाना चालू करता है, और लेयर धीरे 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 2 से 3 से 4 से 5 साल में लेयर बनते बनते एक मोती के जैसा वो संरचना बन जाती है। और एक्चुअली यही मोती होता है जो इन एनिमल की बॉडी के भीतर बनते हैं, और इनकी बॉडी से बाहर निकाल के फिर वो सेल आउट किए जाते हैं। तो पर्ल कल्चर, ये मोतियों का कल्चर कैसे किया जाता है ना, तो इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि वही जापान या कहाँ पर पहले पर्ल कल्चर शुरुआत से किया जा रहा है, फिर इंडिया में कैसे कैसे शुरू हुआ, है ना। पर्ल प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से एनिमल्स हैं, इनकी पर्ल फॉर्मेशन की प्रोसेस पूरी, है ना। ये तो नेचुरली बताया आपको कि पर्ल के भीतर, बॉडी के भीतर सैंड पार्टिकल चला जाए तो मोती बनेगा, लेकिन भाई हमें तो मोती बनाने हैं, जानबूझ करके बनवाने हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम फॉरेन पार्टिकल्स को इनकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करा देते हैं, है ना। जो फॉरेन पार्टिकल उनकी बॉडी में पहुंचता है वही फिर बाद में मोती बनाने का काम करता है। ओके, इसके बाद में आता है पर्ल कल्चर की टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं पर्ल कल्चर की, वो देखनी है। प्रोसेस हो गया, और इसके बाद में कंपोजिशन, है ना। जो ऑयस्टर है, सॉरी पर्ल है, तो पर्ल में उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होती है, कितने तरह के पर्ल हैं। जैसे कि आपका लिंगा पर्ल, है ना, बहुत फेमस है। एक पिंक डाटा बल्गेरिस जो कि सबसे अच्छा मोती माना जाता है, कॉस्टली भी होता है ना। तो इसमें कई सारे टाइप्स हैं मोतियों के, वो आप पढ़ेंगे। प्लस इन मोतियों के मोती या कहें ऑयस्टर्स जो हैं, पर्ल ऑयस्टर, उनके कई सारे दुश्मन भी हैं, कई सारे एनिमल्स हैं जो इनको खाना पसंद करते हैं, इन जीवों को। तो भाई हमने तो पर्ल इसलिए प्रोड्यूस कर रहे थे ताकि हमें मोती मिले, लेकिन उनके दुश्मन वहां पहुंच जाते हैं और कई बार इनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, है ना। तो हमें इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ओके, तो भारत में पर्ल इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है वो देखना है। इंडिया में पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मध्यम वर्गीय परिवार है, और ज्वेलरी के प्रति बहुत लोगों का हमारे यहाँ रुझान भी है। तो पर्ल इंडस्ट्री का ऐसा लगता है कि इंडिया में काफी स्कोप है। ओके, इसके बाद पर्ल के बाद आ जाते हैं हम मछलियों के ऊपर, क्योंकि भाई हमें इकोनॉमी भी देखनी है और साथ में फूड वाला भी हिस्सा देखना है ना। तो यहाँ पर हम इंडिया में जो कुछ एडिबल फिशेज, खाने योग्य फिशेज, एक्चुअली सारी मछलियों को नहीं खाया जाता है ना। समुद्र में तो बहुत सारी मछलियां होती हैं, नदियों में तो कई सारी मछलियां होती हैं, लेकिन सारी मछलियां खाने योग्य नहीं होती हैं। तो कौन कौन सी मछलियां हैं जो खाने योग्य होती हैं, ये आप इस यूनिट में जानेंगे, है ना। जिन्हें स्पेशली मेजर कार्प, कौन सी मेजर, मेजर मीन्स बड़ी, कार्प मीन्स फिशेज, बड़ी फिशेज, बड़े आकार वाली फिशेज जो हैं वो आपको इसमें पढ़नी है, जिनमें स्पेशली आपको लेबियो, रोहिता, रोहू मछली से कहते हैं, है ना, जिनका साइज 2-3 फीट तक यानी कि 1 मीटर तक इनका साइज हो जाता है ना। रोहू है, कतला है ना, मृगला है, सिरहनस मृगला। तो इस तरह की जो बड़ी मछलियां हैं इनको हम कार्प फिशेज बोलते हैं, वो आप इस यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट 4 में। इसके बाद में ये तो हो गई फ्रेश वाटर फिशेज, है स्वच्छ जल, यानी नदियों में, तालाबों में, झीलों में पाली जाने वाली मछलियां। लेकिन कुछ मछलियां ऐसी हैं जो समुद्र में मिलती हैं सिर्फ, और वो भी खाने योग्य हैं। तो इसमें आपको स्पेशल देखना है हिल्सा फिश, है ना, हिल्सा है, ईल है, और यहाँ पर बॉम्बे डक, है ना,
इस तरह की कुछ मछलियां हैं, समुद्री मछलियां, जिन्हें खाया जाता है और प्रोड्यूस की जाती है, उत्पादन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको कार्प समझना है, समझ लिया है कार्प। तो इन कार्प का कल्चर कैसे करते हैं आप, है ना। कार्प यानी बड़ी मछलियों का कल्चर, इनकी हिस्ट्री के कब से इनका कल्चर किया जा रहा है, और क्या क्या क्वालिटीज होती हैं इन मछलियों की, है ना। और इंडिया में चूंकि बहुत बड़ा पूरा साउथ वाला हिस्सा पूरा के पूरा समुद्र से लगा हुआ है ना, तो बहुत सारे अचीवमेंट्स इस फील्ड में मिले हैं, वो देखेंगे आप। दूसरा, कल्चर की टेक्निक देखेंगे, कल्चर इंडिया में किस तरह से इनका कल्चर किया जाता है, चाइना में किस तरह से किया जाता है, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पर तो गेहूं चावल दालें फसलें नहीं होती हैं, तो मैक्सिमम फूड जो होता है वो सी फूड होता है ना। सी फूड में स्पेशली मछलियां ही होती हैं, तो वहां की क्या टेक्निक रही होगी मछली कल्चर की, तो ये आप इसमें देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे पॉन्ड्स। भाई हमें जमीन पर ही, हमारे इलाकों में ही अगर कल्चर करना है तो इसके लिए हमें पॉन्ड बनाने पड़ते हैं। तो पॉन्ड नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, छोटे साइज का भी हो सकता है, और एक बहुत बड़े साइज का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम पॉन्ड्स यानी तालाबों के प्रकार पढ़ेंगे और उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, वो आप इसमें देखेंगे इस यूनिट में। इसके बाद कार्प कल्चर की प्रोसीजर देखेंगे, मेथड देखेंगे। कौन सी मेथड, कार्प को हमने कल्चर तो कर लिया, लेकिन उसको पानी से निकालना कैसे है, तो उनकी मेथड्स देखेंगे। अब पानी से आपने तालाब से मछलियों को निकाल तो लिया, है ना, स्टोर तो कर लिया, लेकिन भाई उसको उनको हम ट्रांसपोर्ट भी करना है। ट्रांसपोर्टेशन का टाइम 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा दूर भेज रहे हैं तो 4 से 5 दिन का भी हो सकता है। जैसे चेन्नई में अगर हमने फिशरीज फिश कल्चर किया, वहां से फिश को कलेक्ट किया और दिल्ली भेजना है, तो चेन्नई से दिल्ली तक आने में कई दिनों का समय लग सकता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रांसपोर्ट करेंगे वो आपको यहाँ देखना है। अब जो मछलियां हमने कलेक्ट कर ली, ट्रांसपोर्ट करनी है, तो हमारी मछलियों में क्या है, कई सारी डिसीजेज भी हो सकती हैं, है ना। तो कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं इन फिशेज में, उन डिसीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, उन मछलियों का हेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये सब भी आपको समझना है। ठीक है, फिश कल्चर के बाद में पानी से निकालने के बाद में बार बार रिपीट हो रहा है, पानी से बाहर निकालने के बाद में हमें उन्हें प्रिजर्व भी करना पड़ती है ताकि वो जल्दी खराब ना हो, है ना। उनको प्रोसेस करना पड़ता है, उनके उन हिस्सों को मछलियों से अलग करना पड़ता है जो मछलियों को जल्दी खराब करने वाले होते हैं। ओके, इसके बाद में फिर मार्केटिंग, मार्केट कहाँ मिलेगा आपको, कस्टमर कहाँ मिलेंगे, ये सब आपको इस यूनिट 4th में समझना है। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं यूनिट 5th की तरफ, जिस बहुत इंटरेस्टिंग है यूनिट 5th, जिसका नाम है एक्वेरियम। क्या नाम है, एक्वेरियम। ये देखिए, है ना, बहुत लोग अपने घरों में मछलियां देखने का शौक रखते हैं, तो क्या करते हैं, मार्केट से अच्छी कलरफुल मछलियां लेकर के आते हैं और अपने घरों में कांच का या फाइबर का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ एक्वेरियम अपने घरों में रखते हैं। ठीक है, तो एक्वेरियम क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से मछलियों को घरों में रखना शुरू किया गया, है ना, ये सब देखेंगे। और एक्वेरियम के टाइप्स देखेंगे कि कुछ फिक्स एक्वेरियम होते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया सकता, कुछ जो होते हैं वो फ्री वाले होते हैं, यानी वो जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसके बाद में अगर हमें घर पे ही कोई एक्वेरियम बनाना है या मार्केट में बनाना है, तो उसके लिए कौन कौन से फैब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, वो सब आप यहाँ देखेंगे। इसके बाद में जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम के अंदर जो फिशेज रहेंगी, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती जाए, है ना, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, इसके लिए कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनको एक्वेरियम में रखा जाता है, वो आप यहाँ पर देखेंगे, है ना। और एक्वेरियम में भी कौन कौन सी फिश रखी जाती हैं, है ना, नॉर्मल फिश और एक्वेरियम की फिशेज अलग होती हैं, है ना। एक्वेरियम की जो फिशेज होती हैं वो तेजी से नहीं बढ़ती हैं, उनको ग्रो करने में बहुत महीनों और कुछ सालों का टाइम लगता है ना। जबकि हमारी मेजर कार्प तो क्या है, कुछ ही महीनों में बहुत बड़े साइज की हो जाती हैं, है ना, 1 इंच से लेकर के 2 फीट 3 फीट तक की भी हो सकती हैं। ठीक, तो हमारी जो एक्वेरियम फिशेज हैं वो अलग तरह की होती हैं जिनकी ग्रोथ बहुत कम होती है। ठीक है,
अब एक्वेरियम तो हमने घर में रख लिया या बड़े बड़े एक्वेरियम हमने बना लिए, उनकी साफ सफाई करना भी बहुत जरूरी होता है, उन्हें मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, उनका पानी बदलना, उसमें फिश फूड डालना, है ना, उसमें एरिएशन करना, उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे, टेम्परेचर बराबर पानी का बना रहे, ये सब ध्यान देना होता है। तो हम मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, अब जो मछलियां हैं उनके खाने का फूड एक तो हम ऊपर से डालते हैं, दूसरा यदि मछलियां नेचुरल कंडीशन में तालाब में है ना, या चलिए बड़े से एक्वेरियम में है, तो उनको भोजन नेचुरल फूड भी चाहिए होता है, तो उसमें आते हैं हमारे प्लैंक्टॉन्स। क्या कौन आते हैं? प्लैंक्टॉन्स। तो दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, है ना, प्लैंक्टॉन्स। तो प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें मछलियां खाती हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एक होते हैं जूप्लैंक्टॉन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स उन्हें कहते हैं, जैसे छोटी छोटी एल्गी हो सकती है जो पानी में फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, तो वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, और कुछ होते हैं जूप्लैंक्टॉन्स जिन्हें मछलियां खाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप देखेंगे, और इसके बाद में आप ग्रुप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, रोल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन फिशरीज, है ना, तो फिशरीज में प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन का बहुत बड़ा मेजर रोल है, वो आप देखेंगे। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आएगा पॉलीकल्चर का। तो कल्चर में तो हम देख रहे थे एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर में आप फिशेस पाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आता है पॉलीकल्चर। जब पॉली का मीनिंग होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा क्या, एक से ज्यादा तरह के एनिमल्स को एक साथ में पालना। जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ लोग हैं अपने तालाब में सिर्फ कतला फिश को ही पाल रहे थे, कोई सिर्फ रोहू फिश को ही पाल रहे थे, तो यहाँ पर हम एक ही तालाब में एक से ज्यादा तरह की फिशेस को पाल लेते हैं, है ना, और वो फिशेस ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ठीक है, तो वो लाभदायक भी हो जाता है। तो एक आम के आम और गुठलियों के दाम, या फिर एक पंच दो काज वाली बात यहाँ आ जाती है। तो पॉलीकल्चर में हम एक से ज्यादा तरह की फिशेज हो सकती हैं, या एक से ज्यादा तरह के एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को पाल सकते हैं या पालते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीकल्चर। ओके, इसी में आप कंपोजिट फिश फार्मिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने 5 यूनिट देख ली है इस पेपर की, है ना। पेपर का नाम क्या था हमारा? एक्वाकल्चर। पेपर का नाम था एक्वाकल्चर। ओके, ग्रुप ए। इसमें 5 यूनिट थी, जिसमें आपने एक्वाकल्चर देख लिया, प्रॉन कल्चर देख लिया, फिश कल्चर देख लिया। ठीक है, तो आशा करते हैं सिलेबस कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो इसी तरह हम मिलते हैं अगली वीडियो में ग्रुप बी के मेजर फर्स्ट पेपर के लिए के सिलेबस को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।